आधुनिक हिंदी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। प्रत्येक काव्य धारा अपने युग से, अपने समय से प्रभावित होती है और अपनी पिछली काव्य धारा से कुछ हटकर कुछ अलग विशेषताओं को लेकर के आती है। जैसे हम देखते हैं, रीतिकाल के बाद जब आधुनिक काल प्रारंभ हुआ तो रीतिकालीन साहित्य जो दरबारी संस्कृति से जुड़ गया था, जनजीवन से कट गया था, तो उससे हट करके भारतेंदु युग आया तो राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, देश को आज़ाद करने की प्रवृत्ति जागृत हुई, साहित्य समाज से जुड़ा। फिर भारतेंदु युग और उसके पश्चात द्विवेदी युग, इन दोनों ही काव्य धाराओं का मुख्य उद्देश्य समाज की कुरीतियों को दूर करके समाज सुधार की भावना को जागृत करना था और राष्ट्रीयता की भावना जगाना था, भारत के अतीत के गौरव का गुणगान करना था। और भाषा की दृष्टि से भी ब्रज भाषा से खड़ी बोली की और हिंदी की ओर साहित्य मुड़ रहा था। तो कवियों का ध्यान समाज में जागृति लाना अधिक था, भाषा की निखार पर या भाषा के कलात्मक सौंदर्य पर कम था। तो भाषा इतिवृत्तात्मक रही, शैली इतिवृत्तात्मक रही, स्थूल वर्णन रहा और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद आया, जो सूक्ष्म स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म के रूप में प्रस्तुत हुआ, जहां कल्पना की अतिरेकता थी, जहां सपाट बयानी न होकर के लाक्षणिकता थी, व्यंग्यात्मकता थी, ध्वन्यात्मकता थी, रोमानियत थी। विषय की दृष्टि से भी, शैली की दृष्टि से भी छायावाद अपने पूर्ववर्ती भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से भिन्न प्रवृत्तियों को लेकर उपस्थित हुआ। फिर जब छायावाद अपने चरम पर था 1936 में, जब उनके आधार स्तंभ कवि निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी आदि छायावादी कविता की कल्पना की उड़ान भर रहे थे, उसमें रोमानियत अधिक आ गई थी, भाषा में प्रतीकात्मकता, काल्पनिकता अधिक आ गई थी, ध्वन्यात्मकता अधिक आ गई थी, जिससे कविता में दुरूहता, जटिलता आ गई। और इस सूक्ष्मता की प्रतिक्रिया स्वरूप फिर प्रगतिवाद आया, एक भिन्न विचारधारा को लेकर के, एक सामाजिक यथार्थ को लेकर के, एक जनवादी प्रवृत्ति को लेकर के प्रगतिवाद फिर हमारे सम्मुख आता है। पहले स्थूल के विरोध में सूक्ष्म आया छायावाद, फिर सूक्ष्म की प्रतिक्रिया स्वरूप आया प्रगतिवाद। अब प्रगति शब्द, प्रगतिशील शब्द और प्रगतिवाद शब्द, ये तीन भिन्न भिन्न शब्द हैं। प्रगति सामान्य अर्थ में गतिशीलता के अर्थ में, प्रकृष्ट गति, तो वो ये प्रगति जब, क्योंकि समाज तो निरंतर प्रगतिशील है, साहित्य भी प्रगतिशील है, भाषा भी प्रगति होती रहती है, रुक जाना, स्थिरता तो उसकी मृत्यु है, तो उसकी जीवंतता उसकी प्रगति में ही है। तो साहित्य में निरंतर प्रगतिशीलता बनी रहती है, परंतु किसी एक विशेष विचारधारा को आधार बनाकर, किसी एक विशेष विचारधारा से प्रभावित होकर उस विचारधारा के सिद्धांतों को, उनकी नीतियों को, उसकी विषय को लेकर के जो साहित्य धारा साहित्य में आई, जो काव्य धारा साहित्य में प्रस्तुत हुई, वह प्रगतिवाद के नाम से जानी गई, जो मूलतः कार्ल मार्क्स से प्रभावित थी। प्रगतिशील और प्रगतिवाद को कुछ विद्वान एक मानते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। प्रगतिशीलता तो हर साहित्य की पहचान है, हर साहित्य अपने समय का प्रगतिशील साहित्य होता है, पर प्रगतिवादी साहित्य वे साहित्य जो साम्यवाद से प्रभावित था, जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा को सम्मुख रख के रचना करने की ओर प्रेरित था, वे साहित्य 1936-37 से प्रारंभ हुआ और 1942 तक चला। एक कम समय तक रहा, सीमित अवधि में था
और यही प्रगतिवाद के कवि फिर आगे प्रयोगवाद की ओर मुड़ जाते हैं और फिर नई कविता की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये प्रगतिवाद को लेकर के आलोचकों ने उसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेसर शिव कुमार मिश्र। वे कहते हैं जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद, सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से अभिहित की जाती है। कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है, और कार्ल मार्क्स का जो राजनीति में प्रवेश था, रूस में प्रारंभ हुआ, फिर उसके आगे पश्चिमी देशों में फैला, यूरोप में फैला, वो राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद कहलाया, और सामाजिक संदर्भ में उसे ही हम समाजवाद कह देते हैं। और वही विचारधारा साहित्यिक क्षेत्र में जब आती है तो उसे प्रगतिवाद कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक हुए। उन्होंने प्रगतिवाद को साम्यवाद का पोषक माना और पूंजीवाद का शत्रु माना। अभी हम जब प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां करेंगे तो हम स्वयं इस बात को देखेंगे कि प्रगतिवाद में पूरी तरह से साम्यवाद का पोषण दिखाई देता है, साम्यवाद की पुष्टि दिखाई देती है, और पूंजीवाद का निरंतर उसमें विरोध दिखाई देता है। बल्कि यूं कहे कि प्रगतिवाद साम्यवाद की ही एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। और इसी तरह से श्री लक्ष्मीकांत वर्मा हुए। उन्होंने प्रगतिवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया वे साहित्यिक आंदोलन है जिसमें जीवन और यथार्थ के वस्तु सत्य को उत्तर छायावाद में प्रश्रय मिला, और जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक धारा को अग्रसर होने की प्रेरणा दी। तो इस प्रकार से जो इससे पूर्व प्रगतिवाद से पूर्व छायावाद था, जहां कविता रोमानियत की ओर बढ़ गई, जहां कविता कल्पना की ऊंची उड़ानें भरने लगी, जहां कविता सामान्य जनजीवन से दूर होकर के और कल्पना के क्षितिज में और ध्वन्यात्मकता को लेकर, चित्रात्मकता को लेकर के और लाक्षणिकता को लेकर के आगे बढ़ने लगी, वहां उसके विरोध में एक यथार्थ को, समाज के यथार्थ को लेते हुए एक नई साहित्यिक धारा प्रस्तुत हुई, जिसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। प्रगतिवादी कवि ही हुए शिवदान सिंह चौहान। उन्होंने प्रगतिवाद के विषय में कहा कि प्रगतिवाद साहित्य की धारा नहीं है, ये साहित्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। तो कुछ विद्वान तो साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद को अलग काव्य धारा मानते ही नहीं है, वे उसको एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। जैसे रस सिद्धांत साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का प्राचीन आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, उसी तरह से प्रगतिवाद को सौंदर्य शास्त्र संबंधी मार्क्सीय दृष्टिकोण का हिंदी नामकरण समझना चाहिए। तो एक विशेष दृष्टिकोण को लेकर के ये काव्य धारा आगे बढ़ी, तो इसे हम काव्य धारा ना कह करके एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण कह सकते हैं। और अधिक लंबे समय तक ये नहीं चली, 7-8 वर्ष ही इसकी काव्य धारा रही, और फिर धीरे धीरे यही कविता प्रयोगवाद की ओर मुड़ जाती है। और अब हम देखते हैं मित्रों कि प्रगतिवाद का हिंदी साहित्य में प्रारंभ कैसे हुआ, प्रगतिवाद की पहचान, प्रगतिवाद का उदय कैसे हुआ। सन 1935 में पेरिस में E.M. फोस्टर की अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। सर्वप्रथम रूस में प्रारंभ हुआ और फिर वहां से पश्चिमी देशों में जब गया तो पेरिस में ही इसका पहले अधिवेशन हुआ। और फिर उस रूस के साम्यवाद से प्रभावित होकर ही सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने भारत में
सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की और इस लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद बने जब इसका पहला अधिवेशन हुआ, और जब इसका दूसरा अधिवेशन हुआ तब रविंद्रनाथ टैगोर उनके अध्यक्ष बने। और जब प्रथम अधिवेशन हुआ, क्योंकि उससे पहले तो साहित्य पूरी तरह से छायावादी प्रवृत्तियों से प्रभावित था, जो यथार्थ से दूर था, कल्पना के पंख उड़ाए हुए था, और उस साहित्य से भिन्न समाज की समस्याओं को, समाज के शोषण को सामने रखते हुए, एक नवीन दृष्टिकोण को रखते हुए साहित्य को प्रारंभ करने की आवश्यकता थी। साहित्य को एक नई दिशा देने की आवश्यकता थी जो समाज से, सामाजिक यथार्थ से जुड़े। तो इसलिए जब इसका प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता जब मुंशी प्रेमचंद कर रहे थे, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जो गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे। ये साहित्य जो सुलाए नहीं, क्योंकि अब और सोना मृत्यु का लक्षण है। सोना मतलब अब अपने आप को जागृत करना है, चेताना है, समाज की जो समस्याएं हैं, सामाजिक जो यथार्थ है उसके प्रति जागृत होना है, उसके प्रति आंखें मूंद लेना, सो लेना अब ये समय नहीं है। अगर हम अपने वर्तमान समस्याओं के प्रति जागृत नहीं होते तो ये मृत्यु का लक्षण है। और प्रेमचंद के इस वक्तव्य से प्रभावित होकर के अनेक कवियों ने फिर साहित्य को समाज से जोड़ा। अब इस प्रगतिवादी जो काव्य धारा थी, हम देखते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य था सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। और सामाजिक यथार्थ को इस रूप में चित्रण करना जिससे समाज की कुरूप, शोषक, सड़ी गली जो विसंगतियां हैं, जो बुराइयां हैं, वे उजागर हो सके, वे समाज के सामने आ सके। इस काव्य धारा ने हिंदी साहित्य को यथार्थ जीवन से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। तो छायावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवाद आया और एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के आया, और वह उद्देश्य था समाज के यथार्थ को समाज के सामने प्रस्तुत करना। क्योंकि साहित्य का उद्देश्य ही यही है, समाज का प्रतिबिंब है साहित्य। अगर वे समाज में जो घटित हो रहा है उसको वे नहीं बता पाता, उसको नहीं चित्रित कर पाता, तो साहित्य अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है। और छायावाद की यही स्थिति होने जा रही थी। अपने चरम पर जाकर के जो छायावादी साहित्य था, यद्यपि वे आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल माना जाता है, कला की दृष्टि से भी, विषय की दृष्टि से भी, परंतु एक समाज की जो स्थिति थी, समाज में जो कुरीतियां, समाज में जो विसंगतियां आ गई थी, उनको वे प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवादी काव्य हमारे सम्मुख आया। और छायावादी कवि ही स्वयं प्रगतिवाद की ओर मुड़े। पंत, निराला जो छायावाद के आधार स्तंभ कवि थे, पंत ने युगांत में स्वयं छायावाद का अंत, एक युग का अंत किया, और फिर युगवाणी से वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ते हैं। युगवाणी है, फिर उसके बाद उनकी आगे ग्राम्य आदि जो रचनाएं हैं वो प्रगतिवादी कविता संग्रह है। इसी तरह से निराला भी जहां एक और उत्कृष्ट कोटि की छायावादी रचनाएं देते हैं, और वही आगे चल करके कुकुरमुत्ता, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर आदि, बैंगू महंगारा आदि कविताएं प्रगतिवादी कविताओं की रचना करते हैं। ऐसे ही दिनकर जो राष्ट्रीय चेतना के, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि रहे, वे भी प्रगतिवाद की ओर मुड़ते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रगतिवाद की ओर मुड़ते हैं। अंचल प्रगतिवाद की ओर होते हैं।
परंतु ये वे कवि रहे जिन्होंने प्रारंभ में छायावादी रचनाएं की और फिर धीरे धीरे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। परंतु इस प्रगतिवादी काव्य धारा में कुछ वह कवि भी रहे जो पूरी तरह से मार्क्सवाद से प्रभावित रहे और पूरी तरह से मार्क्सवाद का ही वर्णन करना, उनके से विचारधारा को ही प्रस्तुत करना उनका उद्देश्य रहा। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा आदि ऐसे जो पूरी तरह से मुक्तिबोध आदि जो प्रगतिवादी ही, कट्टर प्रगतिवादी कवि कहलाए। अब हम देखते हैं प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो इनका उद्देश्य था, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण करना, और यही इनके काव्य की सर्वप्रथम प्रवृत्ति है। और पंत जब देखते हैं कि ताजमहल, अब ताजमहल वास्तव में है क्या, हम उन्हें 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में गिनते हैं, पर ताजमहल वास्तव में तो एक कब्र है, बेगम की कब्र है, और उसको देखने के लिए लोग जाते हैं, पूजन करते हैं, और जो जीवित व्यक्ति हैं वे खाने के लिए विवश हो रहे हैं। तो ये दशा देखते हुए, समाज की इस विडंबना को देखते हुए पंत ताज कविता में कहते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटिक सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर बात रहे जीवत जन। कि एक और तो जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, जिसकी कब्र है, उसका ऐसा श्रृंगार किया जा रहा है, स्फटिक सौंद में, स्फटिक के महलों में उनको सजाया जा रहा है, उनकी शोभा बढ़ाई जा रही है। और दूसरी ओर समाज में एक वर्ग वे है जो जीवित व्यक्ति है, उनके पास अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं है, क्षुधातुर, भूख से व्याकुल है, जिनके पास अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी नहीं है, और वह व्यक्ति जो भूख से व्याकुल हो रहे हैं, और एक और मरने का ऐसा श्रृंगार किया जा रहा है। तो ताज कविता में पंत समाज की इस विभीषिका का चित्रण करते हैं। और शिवमंगल सिंह सुमन, वे तो पेट की आग में जलने वाली ममता की मूर्ति, माँ के स्नेह को और उसकी सरलता को, जैसे मूल्यों के अभाव में उसकी जिंदगी कैसे कट रही है, उसका चित्रण करते हैं। कि वह स्त्री जो ममता की मूर्ति मानी जाती है, जो स्नेह का साक्षात रूप मानी जाती है, और जो अपने, जिसके लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है, परंतु वही स्त्री अपने पापी पेट को पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए, अपने उस बच्चे को छोड़ करके, फुटपाथ पर छोड़ करके, अनाथ छोड़ करके और काम पर निकल पड़ती है। और वो बच्चा भी कैसा है, कंकाल बन चुका है। क्योंकि बच्चे का जब तक पोषण नहीं होगा, जब तक उसको आहार नहीं मिलेगा, तो वह स्वस्थ कैसे हो सकता है। और ये एक स्त्री, एक बच्चे की स्थिति नहीं है, ये समाज में उस समय गरीबी की ये स्थिति हो चुकी थी। तो शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं, पापी पेट पालने में ही स्नेह सरसता छली गई है, छाती पर पत्थर धर्मा अभी काम पर चली गई है। किसका स्नेह लाडला पथ पर दीन दुखी अनाथ पड़ा है, यह किसका कंकाल पड़ा है। कि पापी पेट की आग जो है वे स्नेह को दबा देती है, वे हृदय के भीतर जो भावना है, जो सरसता है, जो बच्चे के प्रति एक ममत्व का भाव है, उसको वो दबा देती है, और जो यथार्थ है वे हावी हो जाता है। और इस तरह से अपने लाडले को अनाथ छोड़ करके, सड़क पर छोड़ करके, और स्वयं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए चली जाती है। तो इस तरह से जो गरीबी की स्थिति समाज में हो गई थी, कि स्त्री भी काम करने के लिए विवश हो रही है, क्योंकि परिवार का पेट पालन करना है, तो वह अपने नवजात शिशु को भी इस तरह से अनाथ छोड़ करके और काम के लिए जा रही है।
और कैसे उनकी जिंदगी अभाव में बीत रही है, और उस अभाव की जिंदगी, अभाव में कटती जिंदगी का पूरा एक बिंब शिव मंगल सिंह सुमन हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। और इस तरह की कविताएं पढ़ करके किसी का भी मन करुणा से भर जाता है, करुणार्ध होता है। इसी तरह से प्रगतिवादी कविता में जो शोषित और पीड़ित वर्ग रहा है, उनके प्रति सहानुभूति का भाव हमें इस कविता में दिखाई देता है, इस पूरी काव्य धारा में दिखाई देता है। कविता पूरे समाज को प्रगतिवादी कवि दो वर्गों में बांटते हैं, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। पूंजीपति, जमींदार, मिल मालिक, ये सामंतवादी वृत्ति के राजा महाराजा, ये सब शोषक वर्ग में है, और किसान, मजदूर, श्रमिक, ये सब शोषित वर्ग में है, पीड़ित वर्ग में है। तो पूरे समाज को वे इन दो वर्गों में ही बांटते हैं, और शोषित और पीड़ित वर्ग के प्रति वे सहानुभूति का भाव रखते हैं, और जो शोषक वर्ग है उसके प्रति घृणा का भाव, उसके प्रति विद्रोह का भाव रखते हैं। निराला ने स्वयं भिक्षुक कविता रचना की, तोड़ती पत्थर कविता की रचना की, और जिसमें उस शोषित, उस सर्वहारा वर्ग की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है कि पत्थर तोड़ती हुई स्त्री है, मतलब ये मजदूर जो पत्थर तोड़ करके रात दिन मेहनत करके घर बनाता है, महल बनाता है, परंतु उसके लिए एक वृक्ष की छाया तक सुलभ नहीं है। वो गर्मी की दोपहरी में धूप में बैठे हुए और निरंतर श्रम करती है, और जो महलों में सो रहे हैं, जो एसी में सो रहे हैं, ठंडी शीतल छाया में सो रहे हैं, वे उनकी पीड़ा को नहीं समझते। इसी तरह से निराला भिक्षुक कविता में एक भिखारी का पूरा प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। तो भिखारी की क्या स्थिति हो गई है, उसका जीवन कैसा हो गया है, और मनुष्य कैसे नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो चुका है। तो हम सामान्य रूप से समाज में निकल जाते हैं, समाज में इन व्यक्तियों को देखते हैं, परंतु हमारे मन में कुछ क्षण के लिए संवेदना जागृत होती है, आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। परंतु जो संवेदनशील कवि मन है, वह जब ऐसे दृश्य देखता है तो वह उस दृश्य को अपनी कलम के माध्यम से अभिव्यक्त करने के लिए लालायित होता है, बेचैन हो उठता है। और निराला का मन भी बड़ा कोमल मन था। एक और निराला का व्यक्तित्व हमें बड़ा विरोधी व्यक्तित्व दिखाई देता है, एक और उनमें विरोध का, विद्रोह का भाव भी दिखाई देता है। जब वे सामाजिक कुरीतियों की बात करते हैं, परंपराओं की, जीर्ण शीर्ण परंपराओं की बात करते हैं, तो वहां उनका विरोध क्रोध के रूप में प्रकट होता है। और जहां किसी शोषित पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं तो उनकी संवेदना जागृत हो जाती है। और निराला तो ऐसे थे जो तन पर कपड़ा होता था वे भी उतार करके सामने वाले को, भिखारी को दे देते थे, और जो पारिश्रमिक अपनी कविता का मिलता था वह भी किसी जो भी जरूरतमंद है उसको दे देते थे। तो इस तरह से उन्होंने एक भिक्षुक को देखा तो उसका एक साक्षात बिंब अपनी कविता में प्रस्तुत कर दिया। एक और प्रगतिवादी कवि जहां शोषितों के प्रति, पीड़ितों के प्रति दया का भाव, सहानुभूति का भाव, करुणा का भाव रखते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में जो वर्ग वैषम्य है, इतना अधिक वैभिन्न आर्थिक स्तर पर है, सामाजिक स्तर पर है, उसके प्रति रोष का, क्रोध का भाव भी प्रकट करते हैं। नरेंद्र शर्मा जैसे कहते हैं कि एक व्यक्ति संचित करता है अर्थ कर्म के बल से और भोगता उसे दूसरा, अरे भाग्य के छल से। कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जो अर्थ, धन को कमाता है सारा दिन परिश्रम करके, सारा दिन मेहनत करके वो किसी तरह से धन का संचय करता है,
परंतु उसकी पूरी परिश्रम के उसके फल को दूसरा जो जमींदार है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो जमींदार है, जो मिल मालिक है, वो उनका सारा ले जाते हैं। तो इसी पर रोष प्रकट करते हुए कहते हैं, और भोगता उसे दूसरा। कैसे भोगता है? भाग्य के छल से, कि छल कपट करके, और वो भी भाग्य का धनी है कि एक व्यक्ति तो दिन रात परिश्रम करता रह जाता है और उसे अपने भरपेट खाना भी नहीं मिलता, और दूसरा उसके परिश्रम को लेकर के और उस पर ऐश करता है, भोगता है। और मजदूर के लिए क्या कहते हैं? ओ मजदूर, ओ मजदूर, तू सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर। कि संसार में जितनी भी समाज में वस्तुएं बन रही हैं, चाहे वो बिल्डिंगें बनती हैं या सब वस्तुएं बनती हैं, उत्पादन जो भी होता है उसको करने वाला मजदूर है, सब चीजों का कर्ता मजदूर है, परंतु उसे किसी भी चीज की उपलब्धि नहीं होती। वे इन सब वस्तुओं से दूर है, उन सब चीजों से दूर, उसका जीवन अभावों से पूर्ण है। इसी तरह से रामेश्वर शुक्ल अंचल कहते हैं कि वह नस्ल जिसे मानव कहते, कीड़े से आज गई भी थी, बुझ जाती तो आश्चर्य ना था, हैरत है पर कैसे जीती। कवि को हैरानी हो रही है, आश्चर्य हो रहा है कि हम जिसे मनुष्य कहते हैं वे उनका जीवन कैसा हो गया है। वह निम्न वर्ग, वह पीड़ित वर्ग, उसका जीवन तो आज कीड़े से भी गया बीता है। और अगर ये इस तरह से अभावों में जीवन व्यतीत करते हुए अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो हैरानी की बात नहीं थी, आश्चर्य नहीं था, परंतु हैरत है कि वो ऐसी स्थिति में, ऐसी विषम स्थितियों में भी कैसे जीवित रह पाता है। और जब कवि का मन उसके लिए उद्वेलित तो उठता है, जब ऐसी दशा, ऐसी स्थिति समाज की देखता है, तो वह अपना रोष किस रूप में प्रकट करता है? हो ये समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव धरी। कि ऐसा समाज जो शोषण के ऊपर आधारित है, ऐसे समाज चिथड़े चिथड़े हो जाए, ऐसा समाज समाप्त हो जाए। तो समाज का मतलब है समानता। समाज का अभिप्राय है एक दूसरे के सुख दुख में सम अनुभूति। और अगर ये सम अनुभूति नहीं है, अगर ये वर्ग वैषम्य बढ़ रहा है, अगर ये शोषक और शोषित का भेद बढ़ रहा है, तो ऐसा समाज चिथड़े चिथड़े हो जाए, ऐसा समाज नहीं रहना चाहिए। तो हो ये समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने प्रगतिवाद की कैसे प्रारंभ हुआ, उसकी कौन सी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों की चर्चा की। इन्हीं प्रवृत्तियों को आगे हम अपने अगले व्याख्यान में भी लेंगे। धन्यवाद।